हेलो एवरीवन। आज हम विलियम चैप्टर में हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। हेनरी का नियम गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित होती है। इसके 3 स्टेटमेंट हैं, हम तीनों को ही देखते हैं। पहला, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात गैस ज़्यादा होने पर, गैस का दाब अधिक होने पर गैस अधिक मात्रा में घुलेगा। W प्रोपोर्शनल टू P या W बाई P इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी दिए गए ताप पर विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है। गैस का वह आयतन जो किसी विलायक में घुलता है वह गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर 0। पहले वाले स्टेटमेंट में गैस का द्रव्यमान जो किसी विलायक में घुल रहा है वह दाब पर निर्भर करता है, और दूसरे स्टेटमेंट में विलायक में घुली गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, किसी गैस द्रव विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन में यदि गैस का मोल प्रभाज अधिक होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न किया गया दाब अधिक होगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऑफ गैस। जब यह प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक नियतांक आता है P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। यहाँ पे के एच एक कांस्टेंट है जिसे हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी विलायक में उसकी विलेयता उतनी ही कम होती है। के एच की वैल्यू ज़्यादा होने पर गैस की विलेयता अधिक होती है। यदि किसी विलयन में गैस के मोल प्रभाज और गैस के दाब में ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार से ग्राफ मिलता है कि मोल प्रभाज बढ़ने पर दाब भी बढ़ता है। आगे कुछ सीमाएं देख लेते हैं कि कब हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। पहला, यदि दाब बहुत ज़्यादा हो तो हेनरी का नियम काम नहीं करेगा, इसलिए दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर ताप बहुत कम होगा तब भी हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। और तीसरी बात है कि विलायक में गैस का संगुणन या आयनन नहीं होना चाहिए। संगुणन का अर्थ है दो या अधिक अणुओं का एक में मिलकर एक अणु की तरह व्यवहार करना, और आयनन का अर्थ है कि एक अणु से आयनों का बनना या आयनों में वियोजित होना। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो हेनरी का नियम काम करेगा, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वहाँ पे हेनरी का नियम सही से काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं कुछ हेनरी का नियम कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए इनकी बॉटल्स को एक वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर सील किया जाता है, और जब हम इनकी बॉटल्स को खोलते हैं तो वहाँ से गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो गैस के बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड के ही होते हैं, क्योंकि जब किसी बॉटल का ढक्कन खोला जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और जब दाब कम हो जाता है पहले की अपेक्षा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता भी कम हो जाती है जो कि घुला हुआ था सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही बुलबुलों के रूप में निकल जाता है। दूसरा, समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण यूज करते हैं, क्योंकि
समुद्र की गहराई में प्रेशर ज़्यादा होने पर उस ऑक्सीजन सिलेंडर में उपस्थित नाइट्रोजन गैस रक्त में घुल जाते हैं और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन की विलेयता को घटाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को भी मिला लेते हैं, क्योंकि हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर में गैसीय मिश्रण यूज करते हैं उसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होता है। आगे हमारे फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी हेनरी नियम पर ही आधारित है। यदि हम ऊंचाई पर जाएं तो वहाँ पे आंशिक दाब कम होने के कारण ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसके कारण लोग एनॉक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं। एनॉक्सिया मतलब कम ऑक्सीजन की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें वीकनेस आ जाती है और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। आगे 2 प्रश्न हैं न्यूमेरिकल्स, उनको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है हाइड्रोजन जल के लिए, हाइड्रोजन जल का एक विलयन है, उसके लिए हेनरी कांस्टेंट का मान 5.34 × 10⁻7 टोर है। टोर दाब का मात्रक है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टोर हो तो हाइड्रोजन गैस की विलेयता बतानी है और यह माना गया है कि जल और विलयन का घनत्व समान है। जल और विलयन का घनत्व समान होने का अर्थ यह है कि हाइड्रोजन जल में बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है, अर्थात जल के मोलों की अपेक्षा हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या बहुत कम है। इसका यूज आगे होगा, देखते हैं। हेनरी का नियम P = KH × X से हम हाइड्रोजन गैस के मोल प्रभाज को निकालते हैं PH2/KH से। PH2 की वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 760 बटे KH की वैल्यू है 5.34 × 10⁻7। तो इसे कैलकुलेट करने पर आएगा 142.3 × 10⁻⁻7। ये है हाइड्रोजन की मोल प्रभाज। अब हाइड्रोजन के मोल प्रभाज के लिए फार्मूला होता है हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बटे हाइड्रोजन के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि जल और विलयन का घनत्व समान है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हाइड्रोजन के मोलों की संख्या को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या को जल के मोलों की संख्या में जोड़ें या ना जोड़ें बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इसे हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या। अब 1000 ग्राम या 1 लीटर जल के मोलों की संख्या अगर हम निकालें तो आ जाएगा 55.5 मोल। इस तरह से हमें हाइड्रोजन के मोलों की संख्या मिल जाती है, वो 7.89 × 10⁻4 आएगा 1 लीटर में। अगला प्रश्न है 298 केल्विन ताप पर जल में नाइट्रोजन गैस की विलेयता के लिए हेनरी कांस्टेंट 1 × 10⁵5 वायुमंडल है। वायु में नाइट्रोजन का मोल प्रभाव दिया गया है 0.8। 298 केल्विन तथा 5 वायुमंडलीय दाब पर 10 मोल जल में वायु से घुली नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यहाँ पे कहीं भी नाइट्रोजन का आंशिक दाब नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकालते हैं। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणे नाइट्रोजन का मोल प्रभाज। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ से नाइट्रोजन का आंशिक दाब आ जाएगा 4 वायुमंडल। अब हेनरी का नियम लगाते हैं Pn2 = KH × Xn2। यहाँ से नाइट्रोजन का मोल प्रभाज आएगा हल करने पर 4 × 10⁻5, अर्थात 1 मोल जल में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या है 4 × 10⁻5, इसलिए 10 मोल में होगा 10 × 4 × 10⁻5, अर्थात 4 × 10⁻4 मोल। थैंक यू।